चल अब हम रीडिंग सी की तरफ जाते हैं। ठीक है, रीडिंग सी की प्रेजेंटेशन में आज हमारा टॉपिक है उसमें हम आज रीडिंग सी के फॉर्मेट को सीखेंगे। रीडिंग सी का जो पेपर है उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, रीडिंग सी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कौन सी स्किल यूज होती है जिससे आप रीडिंग सी के अंदर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने एग्जाम करते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन की हम साथ, ताकि आपको समझ आ जाएगी रीडिंग सी के पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी आपकी। रीडिंग बी और सी आपको कंबाइन मिलता है। ठीक है, उसमें 45 मिनट्स होते हैं। 10 मिनट्स के अंदर आपने रीडिंग बी अपना टारगेट रखना है। सो रीडिंग सी के लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। और दो एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि मोस्टली रिसर्च बेस्ड होते हैं, किसी न किसी चीज़ पे रिसर्च हुई होती है तो उसके उन्होंने पैराग्राफ दिए होते हैं। 7 से 8 पैराग्राफ हो सकते हैं, और 7 से 8 पैराग्राफ जो होंगे उनके जो वर्ड्स होंगे ना वो 750 से लेके 800 वर्ड्स के राउंड अबाउट होगा। और उन पैराग्राफ के ऊपर 8 क्वेश्चंस बने होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आपने हम्म। सॉल्व करने हैं। ठीक है, और दो एक्सट्रैक्ट होंगे, इसलिए टोटल क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो 16 बन जाते हैं। और 16 क्वेश्चंस के 16 ही मार्क्स हैं। ठीक है, और हर हम्म। इसमें जो डिफरेंस है ना, रीडिंग बी के अंदर एक क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है। रीडिंग सी के अंदर हम्म। डिफरेंस क्या है कि एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शंस अच्छा। होंगे, 4 ऑप्शंस में से आपने सिलेक्ट करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके 16 में से 12 से 14 नंबर आए। जब आपके 16 में से 12 से 14 नंबर आए तब आप कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, एक चीज हमेशा याद हम्म। रखिएगा कि अगर 30 आंसर्स करेक्ट होते हैं तो आप बी ग्रेड के अंदर स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर आपका हम्म। एक भी कम 29 हो जाए फॉर एग्जाम्पल स्कोर, तो आप बी से हम्म। कहाँ पे आ जाएगी, सी प्लस में। इट्स मीन कि आप फेल है। इसलिए हर हम्म। क्वेश्चन पे इसको 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 इधर लिखने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि बेटा आप लोग जब भी क्वेश्चन करो तो हर क्वेश्चन को अपना 100% दो, क्योंकि एक हम्म। नंबर से आप बी से सी प्लस में आ सकते हो। सही है, हम्म। इसलिए आपने जितने भी क्वेश्चन करने हैं रीडिंग बी में रीडिंग सी में, हर क्वेश्चन को आपने अपना 110% देना है, ताकि कहीं भी आप अपनी थोड़ी सी नाहली की वजह से, सुस्ती की वजह से अपना एक नंबर ना गिवा दें, और उस एक नंबर की वजह से आप बी से सी प्लस में ना आ जाए। ओके, ओके। तो रीडिंग सी का जैसे आपको बताया था कि आपको 35 मिनट मिलेंगे आपने करना है, और 16 क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, इस तरह का होगा एक टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक लिखा हुआ है एलर्जिक इज टू ईटिंग। ठीक है, तो इस तरह एक हेडिंग लिखी होगी, और नीचे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ। इसमें 7 है, कई में 8 भी हो सकते हैं, कई में 6 भी हो सकते हैं। तो 6 से 8 पैराग्राफ होंगे। उन 8 पैराग्राफ इस तरह क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपको शीट्स मिलेंगी पेपर के अंदर। एक शीट के ऊपर से क्वेश्चन लिखे होंगे, और एक शीट पे आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन होंगे आपने जिनको अटेम्प्ट करना होगा। उन 8 क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन होते हैं लेक्सिकल क्वेश्चन, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना। लेक्सिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो रीड बैक क्वेश्चन होते हैं कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कोई फ्रेजल वर्ब लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, और वही फ्रेजल वर्ब टेक्स्ट के अंदर भी लिखा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना हम्म। होगा कि 4 ऑप्शंस में से मैच करना होगा, कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है वो आपने लिखना होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्या होता है, लेक्सिकल क्वेश्चन क्या होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि कादर इज अ वेरी गुड बॉय एंड ही। अब ही जो इधर यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए ही। हम्म। ठीक है, पहले मैंने कादर यूज किया उसके लिए, उसके बाद मैंने कादर के लिए ही यूज किया। इसी तरह हम्म। क्या एक क्वेश्चन आता है जिसमें देम, यू, इट, दे या कुछ चीज लिखी होगी, और उन्होंने कहा कि ये किस चीज को रेफर कर रहा है। 4 नीचे ऑप्शन लिखे होंगे, तो आपने ढूंढना होगा ये किस चीज को रेफर कर रहा है। तो ये लेक्सिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक आपने जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनमें किस किस्म के आपने चीज़ों को हल करना होता है। जैसे कुछ डिटेल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें आपने डिटेल और इंप्रेशन को देखना था, किस चीज़ का इंप्रेशन दे रहा है। मेन चीज़ होती है राइटर का व्यू और ओपिनियन देखना। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है, राइटर का व्यू और ओपिनियन देखना। अब राइटर के व्यू और ओपिनियन में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। व्यू होता हम्म। है, ओपिनियन होता है अ व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉलेज। कि किसी भी चीज के बारे में आपका ओपिनियन होता है या आपको जजमेंट अपनी देते हैं, ये जजमेंट होती है आपकी। ठीक है, लेकिन वो किसी फैक्ट पे बेस नहीं करी थी, किसी रिसर्च पे बेस नहीं करी थी कि इतने परसेंट ये ठीक है, ये इतने परसेंट गलत है। लेकिन आप फिर भी जजमेंट देते हो कि मुझे लगता है ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए था।
इसे कहते हैं ओपिनियन। कहते हैं ना, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये अगर चीजें ऐसे पड़ी तो ज्यादा अच्छी बात थी। ठीक है। तो ओपिनियन हम्म क्या होता है कि आपकी जजमेंट होती है, जजमेंट। अब आपने ये चीज इधर सीखनी है। देखिए, जो लैंग्वेज यूज होती है ना जजमेंट के लिए, वो डिफरेंट होती है। और जो लैंग्वेज यूज होती है ना थिंकिंग के लिए, ख्याल के लिए, वो डिफरेंट होती है। एक चीज वो होती है जो आप कहते हो ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए आप लैंग्वेज यूज करोगे, आप डिफरेंट करोगे। एक चीज आप कहते हो कि मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, हम्म उसके लिए आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज करोगे। अब रीडिंग सी के अंदर आपने जो चीज सीखनी है ना, वो आपने राइटर की एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि वो अपनी व्यू को, अपने ओपिनियन को, अपने एटीट्यूड को बताने के लिए कौन सी हम्म लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि आपने इन्फ्रेंस ढूंढना होता है उसके अंदर। ठीक है। और वोकेबलरी मैंने आपको बता दिया कि कुछ वोकेबलरी बेस होते हैं कि फ्रेजल वर्ब लिखी होगी और पैराग्राफ के अंदर भी और कहीं लिखी होगी, तो आपने टेक्स्ट को पढ़ते हुए अंडरस्टैंड करना है कि इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हो सकता है। और रेफरेंस क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें आपको बताया ही, शी, इट, दे, जो किस चीज को रेफर कर रहे हैं वो आपने ढूंढना होता है। तो इस तरह आपने रीडिंग सी को हल करते हुए अगर आपका फोकस जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि व्यूज, ओपिनियन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, और अगर कोई कंक्लूजन इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होनी है, और फिर जो लेक्सिकल क्वेश्चन है उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है जब आपने इसमें टेक्निक क्या है। आपने सबसे पहले जब आपने पैराग्राफ को पढ़ना है तो पैराग्राफ के टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। ओके टॉपिक को पढ़ के आपने समझ लेना कि टॉपिक क्या हो सकता है। इस तरह इसमें एलर्जिक टू लिखा था ना, एलर्जिक टू ईटिंग, मीन इससे मतलब ये है कि किसी हम्म कोई चीज खाने के बाद एलर्जी हुई होगी, तो उसी टॉपिक पे सारे पैराग्राफ होंगे। सही है। सेकंड, आपने क्या करना है कि आपने पैराग्राफ की नंबरिंग दे देनी। ठीक है। पैराग्राफ की आपने नंबरिंग दे देनी, आपने सारे पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है। ठीक है। अगर आप सारे पैराग्राफ को हम्म पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा, और आप क्वेश्चन को पढ़ के जब दोबारा हल करेंगे तो आप ऑप्शन को नहीं ढूंढ पाओगे, और फिर से दोबारा आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले पैराग्राफ की टॉपिक को पढ़ के इसको नंबरिंग दे देनी है, फिर आपने इस क्वेश्चन पे जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन है तो आपने 7 क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने टेक्स्ट को पढ़ना है। सही है। रीडिंग सी के अंदर जो टेक्निक यूज होती है उसे हम कहते हैं QTA। रीडिंग बी में आपको बताया था कि QAT होती है, इसके अंदर QTA होता है। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपने टेक्स्ट को पढ़ना है। ठीक है। फिर टेक्स्ट को हम्म पढ़ने के बाद आपने ऑप्शंस पे आना है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है। सात स्किल जो यूज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टेक्स्ट की जिस्ट पढ़नी आनी चाहिए कि ओवरऑल टेक्स्ट लिखा क्यों गया, या टेक्स्ट किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, इसकी एंडिंग या नेगेटिव में जा रही है। क्योंकि मोस्टली जो लैंग्वेज यूज करता है ना राइटर, वो या तो वो उस चीज के बारे में पॉजिटिव होता है, या उस चीज के बारे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने जो राइटर का ओपिनियन ढूंढना होता है वो उसमें अपनी लैंग्वेज से देखना है कि राइटर इसके बारे में जो अपना जिस्ट दे रहा है, वो ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव में दे रहा है या नेगेटिव में दे रहा है। फिर कुछ हैजिंग वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा आज लास्ट में भी। आपने उस हैजिंग वर्ड्स की अपनी वोकेबलरी बनानी है, आपको पता होना चाहिए अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो फिर आपने इसका क्या मतलब है, और उसको ये किस चीज का ओपिनियन को दे रहा है। ठीक है। फिर इमोशंस और जी सब्जेक्टिव एग्रीमेंट, कि इमोशंस, बात बात इमोशनली कोई चीज बताई जाती है, ये सब्जेक्टिव एग्रीमेंट होता है किसी चीज, किसी दो लोगों का एक चीज पे मुत्तफिक होना। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपने जो दो लोग एक चीज पे मुत्तफिक हुए हैं कि आपने वो चीज ढूंढनी होगी। ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे एग्रीमेंट के वर्ड उन्होंने यूज किए हैं, आपने वो स्टेटमेंट को फिर कीवर्ड्स को मैच करना है। जो ओवरऑल थ्योरी है ना रीडिंग की, वो ये है कि जो ऑप्शंस के अंदर कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपने मैच करने होते हैं टेक्स्ट के अंदर। जहां पे वो बेस्ट मैच हो रहे थे वही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना था, क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए। ये पूरे ओईटी की थ्योरी है। ठीक है। कीवर्ड्स, हैजिंग वर्ड्स जो ऑप्शंस के अंदर है, आपने उनको मैच करना होता है टेक्स्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो पूछी चीज पूछी गई है। और ठीक है। फिर आपने लुक करना है मेन क्लॉज के अंदर। आप को अगर इस चीज का पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या फर्क होता है, आपको पता है। नो सर बता दें आप। चले, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही जो वर्ब यूज होता है और एक ही हालत बताई होती है। कंपाउंड हाँ सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक जो है ना लिंकर यूज किया होता है,
और दो वर्ब एक पहले एक चीज बताई होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कादिर इज अ वेरी गुड बॉय एंड ही रन्स वेरी फास्ट। अच्छा। एंड ही रन्स वेरी फास्ट है सेकंड, ये कंपाउंड है। फिर कुछ होते हैं हम्म कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम्म, क्या होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। हाँ इंडिपेंडेंट, यस। वेरी गुड, समझ आ गई। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है हम्म जो अपना मतलब खुद बता रही होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कादिर इज अ हम्म वेरी गुड बॉय, तो मतलब कादिर जो है वो बहुत अच्छा है, ये अगर आप सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे हम्म ही इज आल्सो वेरी गुड रनर, तो आपको समझ नहीं आएगी ये क्यों लिखा था। ठीक है, इसको हम्म, समझने के लिए आपको मेन क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा। सही है, तो ये डिफरेंस होता है सही। इंडिपेंडेंट क्लॉज में और डिपेंडेंट क्लॉज में। तो बताने का मकसद ओके। ये है कि पैराग्राफ के अंदर जहां कंप्लेक्स सेंटेंस लिखे होंगे, अगर आपको कभी जवाब नहीं मिल रहा तो आप बस एक कंप्लेक्स सेंटेंस ढूंढो। मॉडल वर्ब के बाद जो कंप्लेक्स सेंटेंस लिखा होता है, ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मॉडल वर्ब के ओके। बाद जो कंप्लेक्स सेंटेंस लिखा होता है, उसके अंदर जो मेन क्लॉज होगी ना, उसके अंदर जवाब होगा। जो डिपेंडेंट होगी, हम्म, इंडिपेंडेंट होगी, सॉरी। ठीक है, ठीक। ठीक है। लुक फॉर मॉडल ठीक। वर्ब्स, वो मैंने आपको बता दिया कि मॉडल वर्ब्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन से होते हैं। कि आपने मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उनको देखना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग सी के पैराग्राफ के अंदर। हम्म और आपने देखना है और फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस के आगे उसकी पॉजिटिव इस्पेक्ट या नेगेटिव इस्पेक्ट या जो भी उसकी सिचुएशन होती है उसको डिस्क्राइब किया होता है। लास्ट में कंक्लूजन या इन्फ्लुएंस होगा। तो आप जब पैराग्राफ को स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। जब आपको पैराग्राफ की समझ नहीं ना आती, फिर आप तुक्के लगाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि कीवर्ड कहाँ मैच कर रहा है, ये इसकी मैसेज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको पैराग्राफ की हम्म, समझ आ गई होती है ना, आप जैसे मैं आपको पढ़ता हूँ और उर्दू में बताता हूँ कि यार ये पैराग्राफ ये है, तो उसके बाद फिर आपको हम्म, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। ठीक है, जो आपको चीज आपकी अबूरा से होना चाहिए वो आपको किस पे होना चाहिए, सिनोनिमस लैंग्वेज पे। आपकी अंडरस्टैंडिंग सिनोनिमस लैंग्वेज के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड यूज किया तो इसके सिनोनिमस वर्ड दूसरा कौन सा है। ठीक है, पैराफ्रेसिंग स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए। आपको नेगेटिव एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए। स्केल वर्ड का पता है आपको? स्केल वर्ब मेरा वर्ड, ख्याल है वो होते हैं वो पीक वही वर्ड वो जो पीक लेवल पे होते हैं लाइक वेरी ऑल हाँ जी। जो अब एक्सट्रीम इसमें मैं लेवल बता के देता हूँ। वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, स्केल वर्ड के साथ में ना आप ऑप्शंस अपने कुछ गलत ऑप्शंस को निकाल सकते हैं रीडिंग सी के अंदर। ये बहुत कॉमन है कि वो कोई भी चीज जो है ना ओईटी, वो 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल स्केल को अच्छा। डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेन स्केल हम कहते हैं कि जीरो हाँ हाँ। पेन क्या होती है कि नील पेन है, और 10 कौन सी है, वर्स, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन, अगर हम्म आपको ऑप्शन के अंदर कोई 100% बात लिखी हुई है, आर लिखा हुआ है जैसे, ठीक है, एवरी लिखा हुआ हम्म है ऑप्शन के हम्म अंदर, तो वो ऑप्शन गलत होगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, या जीरो की बात है, नील लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल लिखा है, वो नॉट फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्केल समझाने का हम्म मकसद ये है कि जो चीज 100% लिखी होगी, या 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव वर्ड में, वो क्या होगा, हम्म, ऑप्शन गलत होगा। इस बात की ओके। समझ आई? इसके क्वेश्चन आगे आएंगे यस भी सर। तो हम उसको भी पढ़ लेंगे उधर, लेकिन अभी इतना समझना जरूरी है कि कोई भी स्केल की हालत है, ठीक है, जो ऑप्शन के अंदर 100% लिखी हुई है, पॉजिटिव में या 100% नेगेटिव में लिखी हुई है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कंट्रास्ट एक्सप्रेशन होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जैसे हो एवर, किसी चीज को कंट्रास्ट करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं आपको उनका पता होना चाहिए। नेगेटिव एक्सप्रेशंस का आपको पता होना चाहिए। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये जो 7 चीजें लिखी हैं, इन चीजों को आपने समझना है, इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। देखिए, रीडिंग सी आज आपको मैं ये समझा दिया, मैं आपको कहूँ जी कल आप पेपर करो, आप कल पेपर करो और को सर मेरा तो एक भी ठीक नहीं हुआ, या सिर्फ एक या दो ठीक हुआ है, तो उसका रीजन क्या है कि आपने बाकी चीजों को समझा ही नहीं है। आपने पैराफ्रेसिंग जो वर्ड है, स्केल वर्ड्स हैं, जो कंट्रास्ट एक्सप्रेशंस है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, उनको अंडरस्टैंड अच्छी तरह नहीं किया। इसलिए पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको उन चीजों की समझ नहीं आई। तो आपने इन चीजों को पहले हम्म, डेवलप करना है, तो फिर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जवाब जो है ना एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ठीक है, टाइम आपका सबसे बड़ा ओके। दुश्मन है। ठीक है, 5 सीक्रेट है जो आपको ईटी को सक्सेस पे आप हासिल कर सकती है। आपने टाइम से जीतना है, टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि देखिए टाइम में आपको जैसे पता होगा
कि 35 मिनट के अंदर आपने जब 16 क्वेश्चन करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर 2-2 मिनट के इतने टाइम के बाद आपको इतना टाइम रहेगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। सबसे बड़ी ये गलती लोग क्या करते हैं रीडिंग सी के पेपर में, कि जैसे 35 मिनट का आप रहेगा ना सी पेपर आपका, तो हर क्वेश्चन को 2 मिनट में करना चाहिए, इस चीज का आपने टारगेट बनाना है। तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे 8 क्वेश्चन कर लिए ना 16 मिनट में, उसके बाद वो रेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं करते, अपने आप को कंटिन्यू करते जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि वो अगले जो 10वां 11वां क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो उनका माइंड काम ही नहीं करता, वो फोकस ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये पेपर है फोकस का। और जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, सॉरी, उसका नुकसान क्या होता है कि आप गलत ऑप्शन को ना सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए, ठीक है। आप ये साउंड अपना बंद कर दिया। अच्छा, गैसिंग इज नॉट अ गैस वर्क, ठीक है। आपने गैसिंग नहीं करनी ओईटी के अंदर, क्योंकि जब ओईटी के अंदर आप गैसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपके 2 गैस ठीक हो रहे हैं, तो 5 गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने जो है ना गैसिंग नहीं करनी, जो गैसिंग होती है ना, गैसिंग आपका जो करेंगे जो 1 से 2 तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के। और रियल एग्जाम में तो बिल्कुल आपने गैसिंग नहीं करनी है, आपने लॉजिकली पैराग्राफ को समझते हुए ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर थर्ड चीज है प्रैक्टिस स्मार्टर नॉट हार्डर। इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं कि आप रोजाना के 8-8 16-16 या पूरा पूरा एक पेपर करें रीडिंग सी का। आप रोजाना के 2 से 3 क्वेश्चन करें बेसिक रीडिंग सी के, लेकिन उसको समझ के करें, उसके पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझ करें, ऑप्शन को समझ करें। फिर जो वोकेबलरी आपकी डेवलप होती है आप उनको लिखें, और अपनी वोकेबलरी एक रजिस्टर में लिख के रोजाना की अपनी वोकेबलरी ऐड करें, उसको रिवाइज किया करें, ताकि जो आपकी वोकेबलरी बैंक डेवलप होगा वो आगे आप क्वेश्चन हल करने में हेल्प करेगा। प्रिपेयर डू नॉट प्रोकास्टिनेट, इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी करनी है, दिखावा नहीं करना। अगर आप दिखावा करेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, टूल्स क्या डिफीट करने के लिए आपने स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन करनी है। स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन क्या होती है कि आपने पढ़ते वक्त ऑप्शन को देखना है कि इस कौन सी चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई थी वो ऑप्शन में वो चीज उसके साथ मैच कर रही है। आपको एब्सोल्यूट्स का पता होना चाहिए, स्केल क्वेश्चन का पता होना चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन के अंदर चीजें आती हैं। स्कीमिंग टेक्निक इधर आपने यूज करनी है कि जब आपने पैराग्राफ को पढ़ना है तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के मुताबिक आपने उसको ज्यादा क्लोजली पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है, अदरवाइज आपने ओवरऑल जिस्ट लेना है पैराग्राफ का, ठीक है। स्विच बैक वर्ड्स का आपको बताया हुआ है, जो आपने ही जैसे दे है इट है उनको अच्छी तरह करें। और जो चीज सेम टू सेम, ये बात याद है कि जो सेम टू सेम लगे ना आपको, पैराग्राफ के अंदर भी सेम टू सेम लिखी है और ऑप्शन के अंदर भी सेम टू सेम लिखी है, तो वो मोस्टली जो वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है। वो क्वेश्चन के मुताबिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो मतलब मैच कर सकती है पैराग्राफ के अंदर, लेकिन क्वेश्चन में वो जो चीज पूछी गई वो उससे रिलेटेड नहीं होगी। तो उसको भी आपने जो है ना गौर से पढ़ना है और एलिमिनेट करना है। लॉजिक अपने लिए इस्तेमाल करना है, लॉजिकली आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, और ऑप्शंस को पढ़ते हुए आपने अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो पेरिफेरल थिंकिंग है, उसको यूज करते हुए, लॉजिक को यूज करते हुए ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फेमिलियरिटी के ट्रैप के अंदर नहीं आना, जो मैंने ऊपर भी चीज आपको बताई कि सेम टू सेम चीज लिखी होगी आपने वो सिलेक्ट नहीं करनी। अब एक क्वेश्चन है जो हम अभी अटेम्प्ट करेंगे, तो सिस्टर आप काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। मैं चले, तो ये क्वेश्चन है जो अब आपके सामने देखने लगा हूं मैं। आप देखेंगे इसमें मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना कैसे है। एक रीडिंग बी सी में सबसे जो आसान चीज है ना, जो क्वेश्चन होंगे ना उनको आपने अपनी लैंग्वेज में समझना है कि वो आसान लफ्जों में बताया क्या गया है। जैसे ऊपर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है द नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल गाइडलाइन सुजेस्ट। इधर हमने मेन चीज ये देखनी है कि गाइडलाइन सुजेस्ट क्या कर रही है, हमने सुजेशन ढूंढना है
कि जो नीचे पैराग्राफ है उसके अंदर सजेशन क्या दिया गया है। तब हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझेंगे। पैराग्राफ स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, बट व्हाट अबाउट द हार्ट हेल्थ बेनिफिट ऑफ अल्कोहल। ये जो हार्ट हेल्थ है वो अल्कोहल के बेनिफिट्स के बारे में क्या कहती है, एक क्वेश्चन मार्क है जिसको आगे वो बता रहा है कि वेल द एविडेंस इज इनकंक्लूसिव, इसके लिए कोई खास एविडेंस नहीं है, एंड पोटेंशियली फ्लॉड एट प्रेजेंट। और इस ये सारी चीजें अभी ना उनके पास कंक्लूसिव कोई नहीं है, ये सारी नेगेटिव में है। द कैंसर काउंसिल सेज एडिंग दैट द नेशनल हार्ट फाउंडेशन एडवाइज अगेंस्ट ड्रिंकिंग रेड वाइन और एनी टाइप ऑफ अल्कोहल टू प्रिवेंट टू ट्रीट हार्ट डिजीज। तो उसके बारे में कोई जो इन्फॉर्मेशन ना फर्दर ऐड नहीं करते कि कितनी अल्कोहल आपको लेनी चाहिए हार्ट डिजीज से बचने के लिए। द मैसेज टू कंज्यूमर इज दैट देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट देयर इज अ सेफ लेवल। वो कंज्यूमर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी सेफ लेवल नहीं है कि कितनी ड्रिंकिंग उनको करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू कैंसर, और जब कैंसर की बात आती है होएवर, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए जब मॉडल वर्ब्स आता है जहाँ यहाँ पे होएवर आया, तो इसके आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। Given that the risk increase with amount, the Cancer Council suggests that anyone who wants to drink should stick to National Health and Medical Research Council guidelines। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आया हमारा टॉपिक, हमने देखा कि ऊपर नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च की बात हुई थी, इधर जैसे नीचे नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल की बात आई, तो इट्स मीन कि इससे आगे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कहता है कि नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे फॉर हेल्दी मैन एंड वुमेन। एक हेल्दी मैन और वुमेन के लिए 2 से ज्यादा ड्रिंक्स जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। अ स्टैंडर्ड ड्रिंक्स यूजुअली डिस्क्राइब एज एविडेंस एज इक्विवेलेंट टू 100 ml ऑफ वाइन और 285 ml ऑफ बियर। जो स्टैंडर्ड ड्रिंक है उसकी उसने वैल्यू बता दी है। अब हम ऑप्शंस में जाते हैं। हमने देखा था कि गाइडलाइन हमें क्या सुजेस्ट कर रही है, तो नेशनल हेल्थ और जो है मेडिकल रिसर्च है उसकी गाइडलाइन हमें क्या कह रही है कि नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक, कि 2 से ज्यादा जो ड्रिंक्स हैं वो एक हेल्दी मैन और वुमेन को नहीं लेनी चाहिए। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रिंकिंग मोर देन 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे, ठीक है, कि मोर देन 2। तो इधर नो मोर है तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर लिखा है ड्रिंकिंग 100 ml ऑफ वाइन और 285 ml ऑफ बियर अ डे। तो ये तो स्टैंडर्ड ड्रिंक है, ये सुजेशन नहीं था, तो इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। फिर थर्ड है ड्रिंकिंग एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2, पूरे 2। तो इधर लिखा था नो मोर, कि 2 से ज्यादा नहीं, तो इसलिए एटलीस्ट 2 जो है वो भी इसके साथ मैच नहीं करता, हम सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो डी में हमारा हमारा ऑप्शन बचेगा ड्रिंकिंग 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे और लेस। तो जो डे और लेस है, और लेस इसके अंदर जो चीज हाईलाइट कर रहा है वो कर रहा है नो मोर देन। तो इस तरह आपने ऑप्शंस को अपने सिलेक्ट करना है, जो कीवर्ड्स आपके हैं आपने इन सबको मैच करना है। जहाँ पे जैसे आप देखेंगे मैंने 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स और लेस दोनों को मैच किया है, यहाँ पे नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स को मैच करते हुए हमारा ऑप्शन डी जो था वो राइट था। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे स्केल को मैं आपको बता दूं, जो स्केल ऊपर वर्ड हमने यूज किया था उसी स्केल वर्ड को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मोर देन 2, एटलीस्ट 2, 2, नो मोर देन 2। तो मोर देन 2 जो है वो सबसे ज्यादा का, ठीक है। एटलीस्ट 2 जो मतलब 2, 2 से ज्यादा भी है, दो तकरीबन 2 लेने हैं, और 2 पूरे 2, और नो मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं लेने, 2 से कम ही लेने हैं आपने। ये स्केल वर्ड्स है, इस तरह आपने देखना है अपने ऑप्शंस को कि जो चीजें हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अपने पूरे मीनिंग को समझ के फिर इसको हल करना है। अब ये स्पेसिफिक चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो हैजिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल आई बिलीव लिखा हो, आई सुजेस्ट लिखा हो, ठीक है, परहैप्स, प्रोबेबली, मे बी, लाइकली, आई थिंक, ये हैजिंग वर्ड्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि क्या वो सोचता है, क्या वो बताना चाह रहा है। तो जो इस तरह के वर्ड्स के साथ इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कंट्रास्ट वर्ड कौन से होते हैं, कंट्रास्ट वर्ड में होएवर, इन कंट्रास्ट, वेयर एज, यट, आल्दो, डिस्पाइट, दो, कंपैरिजन। तो ये मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था कि ये जो ये वाले वर्ड्स होते हैं पैरा के अंदर, ये चीजें होती हैं जो किसी के ओपिनियन को, किसी के व्यू को, किसी दो लोगों के जो डिसीजन है उसकी बात कर रहे हैं उसको बताएगा। मॉडल वर्ब्स क्या है, जैसे मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपने ध्यान से पढ़ना होता है। आगे ये मॉडल वर्ब्स की फर्दर उसने डिटेल को बताया है कि जो कुड कैन है वो एबिलिटी को जाहिर करता है, कैन कुड मे जो है वो परमिशन को जाहिर करता है,
और एडवाइस शुड को ज़ाहिर करता है कि जो जब कोई एडवाइस दे रहा होगा तो ऑप्शन के अंदर, टेक्स्ट के अंदर जहाँ कहीं शुड लिखा होगा तो उसमें कि वो एडवाइस कर रहा है। ऑब्लिगेशन मस्ट, जहाँ मस्ट लिखा होगा उसमें कि वो लाजमी करना है, कंपलसरी है। ठीक है। माइट, मे, कुड, मे, कैन, जो पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे कोई चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वहाँ बात है, तो वो वहाँ पे माइट, मे, कुड लिखा होगा। इस तरह आपने पहचानना है कि अगर आपको एडवाइस ढूंढ रहे हो तो जहाँ शुड लिखा होगा आपने वहाँ पे फोकस ज्यादा करना है। जब आपको कंपलसरी ढूंढ ढूंढ रहे हो तो आपने मस्ट जहाँ पे लिखा है या हैव टू लिखा है तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको गौर से देखना है। और जहाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है या हो जाएगा तो वहाँ पैराग्राफ के अंदर जहाँ माइट, मे, कुड, कैन लिखा है वहाँ पे अपने गौर से देखना है। ठीक है। ये आगे इमोशनल और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट। आगे पॉजिटिव एग्रीमेंट में क्या होता है कि जब वो कहता है इट्स रियली इंटरेस्टिंग, अगर एक चीज ने, अगर एक राइटर ने बताया है कि दो दफा चीज पढ़ने से ज्यादा याद होती है, तो दूसरा कहता है इट्स रियली इंटरेस्टिंग थ्योरी, तो इट्स मीन कि वो इसके साथ एग्री कर रहा है, इट्स रियली कंपेलिंग। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपने कौन कौन से वर्ड्स को ख्याल करना है, तो ये इमोशन और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट वाले वर्ड्स है। इट्स रियली कंपेलिंग, ये मुझे मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, ये बहुत ज्यादा चीज मुझे अच्छी लग रही है। इट्स रिमार्केबल, ये बहुत हैरानकुन है। तो बताने का मकसद है ये पॉजिटिव एग्रीमेंट्स है वर्ड के। जहाँ की अनफॉर्चुनेटली लिखा होगा, सैडली लिखा होगा, वो नेगेटिव एग्रीमेंट है कि वो कह रहा है कि मुझे इस चीज से एग्री मैं नहीं कर रहा, या सैडली मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। ये मैंने आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिया है कि जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब इसको जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है डिस्पाइट द काउंट less challenges that the OET aspirants face into the low resource environment created by various service providers, OET remains the best hope for many health professionals in building up their future. अब जो OET remains the best hope for many health professionals in building up the future, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। अगर ये सिंगल भी लिखी हो तो लोगों को समझ आ रही है। लेकिन जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिस्पाइट द काउंटलेस challenges that the OET aspirant face into the low resource environment created by various service providers, अगर इसको आप सेपरेट पढ़ेंगे तो आपको उसकी मीनिंग की समझ नहीं ले आएगी कि ये सेंटेंस लिखा क्यों गया है। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे कि ओईटी बेस्ट होप है, तब तक आप उसको इसकी समझ नहीं आएगी। तो पैराग्राफ के अंदर इस तरह जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज लिखी होती है, उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है मोस्टली उसके अंदर जवाब होता है, जैसे जो बेस्ट होप है ये जवाब हो सकता है। आगे पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपको समझने का बताएगा कि किस तरह पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो मेन पॉइंट होता है, फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन के अंदर प्रॉब्लम बताई होती है, सॉल्यूशंस बताए होते हैं, सॉल्यूशन को फर्दर एक्सप्लेन किया होगा, इलस्ट्रेट किया होगा, कोई एडिशनल सॉल्यूशन बता दिया होगा, और लास्ट में कंक्लूजन। मतलब इस तरह पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल चीजें होगी और मेन पॉइंट पे उस बेस पे बना होगा। आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए। जब आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, पैराग्राफ के मेन आइडिया क्या है, जिस्ट क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, तो आपको फिर ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। ओईटी रीडिंग सी में पास होने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, रीड रीड रीड। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतने ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है। प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। ये चीज जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जब तक आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना नहीं सीखेंगे, आपको रीडिंग सी के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करने में मुश्किल होगी। और पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ वर्ड्स बताए हैं, कंट्रास्ट वर्ड बताए हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन वाले वर्ड, सब्जेक्टिव एग्रीमेंट वाले वर्ड्स बताए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझना बताया है। जब आप इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लेंगे तो आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझना आसान होगा और आप ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल। ठीक है। तो आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। स्किल क्या है? रीडिंग फॉर मेन आइडिया। आपको मेन आइडिया समझ आना शुरू होना चाहिए। गेसिंग द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। इसके लिए क्या है कि जो बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको उनका मीनिंग नहीं आता होगा। अब आपने इस चीज को ओवरकम कैसे करना है कि आपने उस वर्ड के से पहले जो लिखा है स्टेटमेंट और उस वर्ड के जो बाद स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने उसके साथ उसका मतलब गैस करना है। आपने डिक्शनरी नहीं देखनी, ठीक है, डिक्शनरी यूज नहीं करनी। आपने खुद से उसका मतलब गैस करना है, फिर पैराग्राफ को हल करना है और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत गैस किया हुआ है, आपने उसको क्रॉस चेक करना है जाके। ठीक है। अगर तो गलत किया है तो उस चीज को सीखना है, अगर सही किया है तो फिर कोशिश करनी है कि इससे आपने कॉन्फिडेंट और फील करना है। और हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी डिक्शनरी यूज नहीं करनी है, अपनी गैस करना है, क्योंकि एक वक्त आएगा शुरू में आपके स्पेलिंग आपके गैस गलत होंगे ये वाले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गैस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। चारों ऑप्शन है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। बाज का होता है क्या है कि दो ऑप्शन होते हैं, वो उनके अंदर इंफॉर्मेशन काफी मिलती जुलती होती है, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन होती है, तो मोस्टली जवाब भी उसी में से होता है। जो दो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। जो असल जवाब होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपस में मिलती जुलती होती है ना, या पॉजिटिव लिखी होती है, जैसे एक में लिखा होगा
कि रात के टाइम खाना खाना चाहिए और उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरे में लिखा होगा कि रात के टाइम खाना खाना चाहिए और उसके बाद पानी पीना चाहिए, वो अच्छा होता है सेहत के लिए। इस चीज के साथ जो होगी, जो इस तरह की चीज होगी ना ऑपोजिट लिखी होगी, तो मोस्टली ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इस तरह की सिंपल सी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ही लिखी होगी, लेकिन ये एग्जांपल है कि जो चीज ऑपोजिट लिखी होगी ना उसमें से जवाब होता है मोस्टली। ठीक है, और लुक फॉर लैंग्वेज एंड एटीट्यूड ओपिनियन। ठीक है, आपको एटीट्यूड और लैंग्वेज के लिए जो ओपिनियन यूज करते हैं, सॉरी, जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना एटीट्यूड और ओपिनियन के लिए, उसके उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए आपके पास। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी ऊपर दी भी है और ये लिखा भी है, देयर इज अ वाइड वाइड स्प्रेड डिबेट। ठीक है, तो ये किसी रिसर्च के या कोई दो लोग जो आपस में बहस कर रहे हैं उसके लिए लैंग्वेज यूज की है। अनएक्सपेक्टेड, जो किसी को यकीन नहीं है कुछ चीज पे, मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है। साइंटिस्ट डिसएग्री है, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। सरप्राइजिंग, जो हैरान कर रही है, और जो इन्फॉर्मेशन उनको मतलब यकीन नहीं था कि ऐसा होगा वो हो गया, वो सरप्राइजिंग है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि ओईटी रीडिंग सी के अंदर इसी तरह की लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर यूज होगी, जिसको आपने अंडरस्टैंड करके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर द पैराग्राफ मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रैक्टर्स का मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो पैराग्राफ के अंदर भी लिखी हुई है और ऑप्शन के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन उसके मुताबिक नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट है। जो क्वेश्चन में चीज पूछी गई है हमने सिर्फ वो चीज को मैच करना है। ठीक है, और 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे ना अटेम्प्ट करें। हाँ, आप जब 8 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करें, पानी पिए। मैं अपने आप को रियल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब मैंने सेकंड टाइम ओईटी का पेपर दिया था, तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने जब 6 से 7 क्वेश्चन कर लिए तो मैंने 1 मिनट की थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने 2 घूंट पानी पिए, स्ट्रेचिंग की, गर्दन एक साइड पे करके डीप ब्रीथिंग की। उसके बाद जब मैं दोबारा रिफ्रेश हो गया, फिर मैंने अपने दोबारा क्वेश्चन किए। तो इससे क्या होता है कि आप फ्रेश हो जाते हो और आप दोबारा फोकस अच्छी तरह करके अपने क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो, वही टेक्निक को अपनी को कंटिन्यू रख सकते हो। अभी आप अपना माइक ऑन कर करके किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।